तो बड़ा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीसरी कंडीशन भी कर ली थी प्रूफ, और हमने उनके जो है वो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वो सब चीज़ें फाइंड आउट कर ली थी। जहाँ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आए थे वो क्या थे, ओमेगा स्क्वायर बराबर था अंडर रूट के अपॉन एम के। इसके अलावा वो बराबर था ओमेगा एल ओवर जी के, जी। सॉरी जी ओवर एल के। फिर इसके बाद हमने बेटा वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। तो वेलोसिटी का हमारे पास जो आंसर आया था, एक मिनट में नोट्स ओपन कर लूँ। तो बेटा वेलोसिटी हमारे पास जो आई थी वो ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट माइनस एक्स के बराबर आई थी। फिर हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी थी। फिर ये एंगुलर मोमेंटम, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी सर। ठीक है। अब बेटा इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसमें हम जो है वो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। ये टोटल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसमें हम जो डायग्राम यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, इसमें हम सिंपल हार्मोनिक यानी कि ये वाली डायग्राम यूज़ करेंगे, और हमें यहाँ पर इसकी एनर्जीज़ फाइंड आउट करनी होगी। तो आज हमें ये वाला टॉपिक करना है कि शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। कि कोई भी बॉडी जो हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रही होती है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये टॉपिक भी कभी कभार आ जाता है, वैसे काफ़ी टाइम से ये भी नहीं आया है। ये लास्ट टॉपिक है ऑसिलेशन का। टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर हम उसे कहते हैं, उस बॉडी को कहते हैं बॉडी विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। कि वो बॉडी, अ बॉडी विच एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, देख सकते हैं। अब हमें साबित करना है कि टोटल एनर्जी जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इसके लिए बेटा हम जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट P पर। हम यहाँ पर एक वो कंसीडर करेंगे कि सपोज वी हैव अ, इसका प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ के लिए हमने डायग्राम बना ली। डायग्राम बेटा मैं एक ही बनाऊंगा, एक ही डायग्राम में तीनों स्टेप को दिखा दूंगा कि ये डायग्राम है। इसमें कि बॉडी, इसका मास कितना है m।
मान लीजिए ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी मीन पोजीशन, वो है सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या है इसकी मीन पोजीशन। और ये बॉडी क्या कर रही है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रही है। तो आपको पता है बेटा ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होता है, x नॉट होता है। यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होता है, माइनस एक्स नॉट होता है। और इस पॉइंट पर फासला कितना होता है, यहाँ पर x कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो हम जो पॉइंट कंसीडर करेंगे कि बॉडी ऑसिलेट कर रही, तो हम एक पॉइंट ऐसा लेंगे कि ना वो एक्सट्रीम पर आएगा ना मीन पर आएगा, वो किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट P पर आएगा, यानी वो पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर करेंगे, पॉइंट P। जब ये बॉडी यहाँ पर होगी तो उस वक्त इसका जो फासला है वो कहलाएगा x, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है मीन से एक्सट्रीम तक का फासला। इज दैट क्लियर? ये बॉडी जो है वाइब्रेटरी मोशन कर रही है। अब इस कंडीशन पे आपको बेटा सी क्या मालूम करनी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी होगी। सो कंसीडर ए स्प्रिंग मास सिस्टम in which body of mass m is vibrating, क्या कर रही है, वाइब्रेट्स कर रही है, विथ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k। तो हमें करना क्या है बेटा, हमें इस पॉइंट P पर इसकी टोटल एनर्जी मालूम करनी है। सो लेट टोटल एनर्जी एट P क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी P पर जो आएगी वो बराबर किसके आएगी, क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए पॉइंट P पर और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए पॉइंट P पर, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल एनर्जी यहाँ किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। इन दो चीज़ों को फाइंड आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला किसी को? जी हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला किसी को? नहीं सर। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी मालूम करनी है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं बोर्ड अब चेंज कर दूँ? जी सर। एक मिनट सर रुकिएगा। हाँ बेटा आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठा करें, इसको कॉपी किया करें, वरना फिर आप लोग की तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं हर लेक्चर अब यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, मैंने सिर्फ शुरू के 2-4 लेक्चर डालने का था मेरा, अब मैं सारे लेक्चर्स नहीं डालूंगा। अच्छा जी, तो बेटा अब हमें जो है वो क्या मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर काइनेटिक एनर्जी एट P, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², यही होता है। अब वो जो वेलोसिटी आ रही है वहाँ पर, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी की इक्वेशन रखेंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, ओमेगा अंडर रूट x0² माइनस x², क्योंकि ये वेलोसिटी किसी भी पॉइंट P की है इंस्टेंटेनियस। अगर मैक्सिमम पर निकालेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा x0 आ जाएगी, और अगर मिनिमम निकालेंगे तो वहाँ पे 0 आ जाएगी। ये बात हम कल प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं, सिंस v किसके बराबर है, ओमेगा अंडर रूट x0² x², तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या बन जाएगी, हाफ m
वी पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ब्रैकेट से बाहर आ गया, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला किसी को? ठीक है जी। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है जी। अच्छा, ओमेगा की हम वैल्यू भी रखनी होगी, सॉरी। और स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा किसके बराबर होता है, अंडर रूट के अपॉन एम के बराबर होता है, थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई। तो ये तो जनरल वेलोसिटी थी सर्कुलर बॉडी की, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, के अपॉन एम अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगी वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है स्प्रिंग मास सिस्टम में, के अपॉन एम होती है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को या नहीं है? हमने कल वेलोसिटी आगे निकाली थी सर्कुलर बॉडी के लिए, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन ये हो जाएगी। सिंपल पेंडुलम के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू रख दें, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वहाँ पर, आई थिंक जी अपॉन एल होती है, अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ये रखना पड़ेगा, के अपॉन एम अंडर रूट, या एक ही रूट लगा दीजिए और ब्रैकेट लगा दें, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब इसको हम रखेंगे यहाँ पर तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर के अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 एम, यहाँ क्या बचा, के अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम से एम क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो क्या बच गया बेटा, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो दोनों तरफ से डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ से डिवाइड कर दीजिए उसको, तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन, equation will become kinetic energy at P is equal to k x naught square by 2 minus k x square by 2। क्लियर है? तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। अब सेकंड थिंग बेटा हमें क्या निकालनी है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें यहाँ पर एक एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि आपको पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जब फोर्स लगती है तो एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक मीन है और एक और एक्सट्रीम है। एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 0। और एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है मैक्सिमम आता है और यहाँ पर फोर्स कितनी आती है, kx आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं वर्क है। हमने कितना यहाँ पे वर्क किया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय एवरेज फोर्स ऑफ स्प्रिंग। अभी एवरेज फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है इसको देख लीजिए, सबसे बड़ा मसला यही है यहाँ पर, ये जो एवरेज फोर्स आती है।
तो बेटा यहाँ पे हम फोर्स का एवरेज निकालेंगे कि इस पॉइंट की और इस पॉइंट की फोर्स का एवरेज लेने F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई F एवरेज। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है हमारे पास, वर्क बाय एवरेज फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ किसके बराबर है हमारे पास, एक्स के बराबर है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, फिर हम इनके वैल्यूज रख देंगे। तो बेटा एवरेज फोर्स किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गई एक्स के। अब एवरेज फोर्स किसके बराबर आएगी, F1 प्लस F2। F1 कितनी है, 0, F2 कितनी है, kx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस kx अपॉन 2। बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, बाकी और कुछ भी नहीं बचा। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई। तो ये बात आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे एवरेज फोर्स लेनी पड़ती है। क्लियर है यहाँ तक? सर एक सेकंड ये दोबारा रिपीट कर दें। देखें बेटा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने में वर्क का फॉर्मूला लगेगा, वर्क के फॉर्मूले में आपको एवरेज फोर्स लेनी पड़ेगी। जब स्प्रिंग ऑसिलेट हो रहा होता है तो मीन पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, क्योंकि x 0 हो गया, और a का ताल्लुक x से है और a का ताल्लुक फोर्स से भी है। तो अगर a 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो गई, 0 हो गई। और इस पॉइंट पर फोर्स मैक्सिमम लगती है ताकि स्प्रिंग उसको खींच सके बॉडी को, और वो किसके बराबर होती है, kx के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नोट्स में दोबारा दिखा देता हूँ, देख लीजिए कि यहाँ पे एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, एवरेज फोर्स और एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन तो हमारी यहाँ पर कितनी हुई है बॉडी में, देखिए पॉइंट P तक एक्सटेंशन कितनी हुई है, x के बराबर है। हम ना मीन ले रहे हैं ना एक्सट्रीम ले रहे हैं, हमने कौन सा पॉइंट लिया है, पॉइंट ये वाला लिया है। हमारे लिए जो अहम डायग्राम है वो ये वाली है। तो आप एग्ज़ाम में ये तीनों डायग्राम मत बनाएगा, बस एक डायग्राम बनाएगा, उसी में सारे पॉइंट दिखा देंगे। तो बेटा एवरेज फोर्स किसके बराबर आ गई, कि x के बराबर आगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को वो कर लें। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर थी, x के बराबर थी। तो क्या बन जाएगा, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो kx अपॉन 2 इंटू एक्स। फाइनली क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी kx स्क्वायर अपॉन 2। हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला किसी का? जी समझ आ गई बात? आयशा, लाइबा? जी सर समझ आ गई। ठीक है जी बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में रखना है। हमारी क्वेश्चन 1 वेट कर रही है इन चीज़ों को। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे। 1 क्या थी हमारे पास, ये रही 1, रख दें इसमें। तो मैं वर्डिंग रब कर रहा हूँ, वर्डिंग की अब ज़रूरत नहीं है, ना डायग्राम की ज़रूरत है। तो बेटा put the values of KE and PE in 1। तो बेटा टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, आप इसको TE भी लिख सकते हैं, मर्जी है, टोटल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के। और पोटेंशियल जी किसके बराबर है, कोई बताएगा मुझे, के एक्स स्क्वायर अपॉन। तो बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई हमारे पास, के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब गौर से इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पर के क्या है, हेयर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स नॉट क्या है, ये भी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है। एक मरतबा आपने ऑसिलेशन कर दी तो एक्स नॉट चेंज नहीं होगा। एक मरतबा आपने अगर इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया इस पॉइंट से तो ये क्या हो गया, इसका एक्स नॉट। अब ये चेंज नहीं होगा, हाँ ये ऑसिलेट करेगी, इसका एक्स नॉट कम हो जाएगा लेकिन एक्स नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये यहाँ तक अगर वाइब्रेट कर रहा है तो ये डिस्टेंस एक्स कहलाएगा, ये पता है आपको। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, एक्स नॉट। तो एक्स नॉट भी क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड, और ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो बेटा इस इक्वेशन में के भी कांस्टेंट है, एक्स नॉट भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि होल इक्वेशन इज इक्वल टू, ये होल इक्वेशन किसके बराबर आ गई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रूव्ड। ये बात समझ में आ गई? जी सर। सही से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे बताएं आप लोग। नहीं भी सर आ रहा है, सर आ रहा है। चलें जी, तो ये हमारे पास जो है एनर्जी का टॉपिक भी हो गया, हमारा ऑसिलेशन का टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। हमने ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम भी कर लिया, सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है। सिंपल पेंडुलम के लिए करना तो मैंने आपको बता दिया है, ओमेगा की जगह सिर्फ कांस्टेंट रख देगा तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी और टाइम पीरियड भी मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? जी सर। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिए ज़रा। न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले आपको इसके सारे फार्मूले एक जगह लिखने होंगे। ये इसकी फार्मूला शीट में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है बेटा, इसके सारे फार्मूले हैं। तो ऑसिलेशन का पोर्शन ये है जो लेफ़्ट पर आ रहा है, ये है ऑसिलेशन का पोर्शन, और ये यहाँ तक चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोग को नहीं बताई थी, वो सुन लीजिए ज़रा। पेंडुलम पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये नहीं बताया था कि पेंडुलम में एक सेकंड पेंडुलम भी होता है, कि अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना आ जाए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। पेंडुलम उस टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, यानी ऐसा पेंडुलम जो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में करे, 2 सेकंड में करे, उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। उसका टाइम पीरियड 2 आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 आता है, उसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 0.9 मीटर या 1 मीटर के बराबर होती है। क्लियर है? जी सर। चलिए इसके एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वो तीसरी बच्ची नहीं आई आज। सर ये इसकी फार्मूला शीट आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे? हाँ मैं कर देता हूँ। तो ओपन होगा।
चलिए मैं करता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी। तो बेटा ये फॉर्मूले आपने एक दफ़ा लिखने होंगे सारे, तो ये कोई भी समझना नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल में हमारे पास एक्सेलेरेशन किसके बराबर आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आया था। टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू स्प्रिंग के लिए कितनी होती है, k/m, और पेंडुलम के लिए होती है ρ/m। तो ये जर्नल फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम चलें ये मत याद करें, ये नहीं करें आप, नो इशू। एक्सेलरेशन जो है स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या आता है, A = k/m के बराबर। नेगेटिव साइन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। हुक्स लॉ की फोर्स है, टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा आपको सिर्फ याद होना चाहिए। टोटल एनर्जी हम निकाल चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आती है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आती है, हमने निकाल लिया है। और टोटल एनर्जी किसके बराबर आती है हमारे पास, ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और पेंडुलम के लिए एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -g/L × x होता है। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। मैं एक मतलब इन फॉर्मूलों को लिख के फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ आप लोगों को। न्यूमेरिकल शीट ये रही इसकी 2018। हाँ भाई। तो बेटा ये सारे जो न्यूमेरिकल हैं 1 से लेकर आप देख रहे हैं 8 तक, ये सारे स्प्रिंग मास सिस्टम के न्यूमेरिकल हैं, फिर सिंपल पेंडुलम के हैं। ठीक है। तो आज हम स्प्रिंग मास सिस्टम के न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेते हैं। सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल इसका ये वाला है, उसमें मैंने हिंट भी दे दी है। ये वाला न्यूमेरिकल सबसे मुश्किल है, बाकी तो सब आसान न्यूमेरिकल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। चलिए पहले स्प्रिंग मास सिस्टम के फॉर्मूले लिखते हैं और फिर उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये रब कर दूं? जी सर। तो बेटा इसमें जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं वो ज़्यादा नहीं रखने हैं, वो जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वो याद कर लें, काफ़ी है। तो आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो हो जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि ओमेगा किसके बराबर है आपके पास, k/m, और पेंडुलम के लिए किसके बराबर है, g/L के बराबर है। सही है जी। फिर स्प्रिंग मास में एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, -k/m × x के बराबर होता है। इसके अलावा आपके पास जो है और एनर्जी किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, kx0² - x² / 2। ये भी पढ़ चुके हैं हमने, पढ़ी ये बात। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, kx² / 2 के बराबर होती है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, kx0² / 2। सारी चीज़ें कांस्टेंट। इसके बाद सबसे जो अहम फार्मूला है टाइम पीरियड का, t = 2π/ओमेगा होता है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है स्प्रिंग मास के लिए, k/m होती है। k/m ही होती है ना, या m/k? हाँ, देखें जब आप इसको फॉर्मूले में रखते हैं ना टाइम पीरियड के, तो ये उल्टी हो जाती है m/k। तो बेटा कोई एक याद कर लीजिएगा, वरना ज़िंदगी भर कंफ्यूज ही रहेंगे कि क्या थी, k/m था कि m/k था। मैं खैर भूल जाता हूँ, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। तो एक चीज़ याद रख लें, या तो टी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ओमेगा की वैल्यू याद कर लीजिए। ओमेगा की वैल्यू याद करना ज़्यादा आसान है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, t = 2π/ओमेगा। ओके, सही है। अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पता है आप लोगों को। k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, m का मतलब मास, ओमेगा का मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, g का मतलब लेंथ है, ग्रेविटी है, और a = -k/m है। x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा x0 क्या है और x क्या है, कोई बताएगा मुझे? x0 क्या है और x क्या है?
आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। एक्स नॉट सर एम्पलीट्यूड है, जी, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट। कोई भी रास्ता, कोई भी फासला, मैक्सिमम फासला एक्स नॉट है। ठीक है जी, तो इसके बेटा जल्दी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ। और एक फार्मूला और होता है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1/टाइम पीरियड के बराबर। तो ये फ़िलहाल हमारे पास इनके सारे फार्मूले हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो पहले मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसे 1 होगा 1 और 6 सेम है। ठीक है, तो मैं 1 कराऊँगा तो फिर मैं 6 नहीं कराऊँगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। इसमें क्या गिवन है, बॉडी इज़ हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू अ मोशन एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपने देखा कि एक बॉडी स्प्रिंग से हैंग हुई है। किससे हैंग हुई है? स्प्रिंग से। और उसमें ऑसिलेशंस का जिक्र भी आ रहा है। तो समझ में आ गया कि स्प्रिंग मास सिस्टम का न्यूमेरिकल है। ये पहली लाइन मैंने पढ़ी और बता दिया कि किसका न्यूमेरिकल है, स्प्रिंग मास का न्यूमेरिकल। क्लियर है? इसमें टाइम पीरियड कितना गिवन है? जी सर। टाइम पीरियड गिवन है आपके पास 0.5 सेकेंड। फिर कह रहे हैं आफ्टर बॉडी कम टू रेस्ट, ठीक है, इट इज़ रिमूव्ड, हाउ मच शॉर्टर विल बी द स्प्रिंग व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। अच्छा, जरा इस न्यूमेरिकल को समझ लीजिए कि क्या क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग है जो कि हॉरिजॉन्टली हैंग हुआ हुआ है। अच्छा, एक बात और बेटा, जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम यूँ होता है तो वहाँ इसमें फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स ma के बराबर होती है। F = kx होता है ना फॉर्मूला, ये ma × kx के बराबर होता है। लेकिन जब ये बॉडी हैंग कर दी जाती है तो ये फार्मूला mg हो जाता है। क्या हो जाता है? mg। नीचे खींचने वाली फोर्स क्या बन जाती है? वेट की बन जाती है। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि इस बॉडी से जब मास को अटैच किया गया तो ये बॉडी स्ट्रेच हो गई, लेकिन जैसे ही मास रिमूव कर दिया गया तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। बताइए इसने कितनी एक्सटेंशन हुई थी? x बताना है। इस बॉडी से हमने मास अटैच किया, स्प्रिंग स्ट्रेच होकर यहाँ आ गया, फिर मास को हटा दिया तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे पहुँच गया। और उसने कितना स्ट्रेच किया था, x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया था, वो आपको बताना है। तो यहाँ एक जो अहम बात है वो क्या है कि यहाँ पे इसका जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी? वेट के बराबर हो जाएगी, mg, अप्लाइड फोर्स। और स्प्रिंग की फोर्स आपको पता है किसके बराबर होती है? kx के। तो इस कंडीशन पे बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात? ये बात क्लियर हो गई वेट वाली? जी सर। ये वर्टिकल था, वर्टिकल में फोर्स वेट बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल में फोर्स ma के बराबर रहेगी। इन अहम बातों को नोट कर लिया करें जो बताता हूँ। तो बेटा अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है हमारे पास, स्प्रिंग मास का न्यूमेरिकल है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहला निकालना में x है तो x की ज़ात करते हैं। तो हमें बताया कि फॉर x आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट बराबर हो जाएगा kx के, यानी कि mg बराबर किसके हो गया? kx के। हमें क्या बताना है? x बताना है। तो इसको हम अभी यहीं रखते हैं क्वेश्चन को और आते हैं टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है। तो फ्रॉम टाइम पीरियड कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2π√m/k, यही है। ये बहुत आता है, इसको सही से याद कर लीजिएगा। m/k वैसे है ओमेगा में k/m, क्योंकि ओमेगा नीचे आता है, नीचे से जब हम उसको ऊपर लेके आते हैं रूट को तो वो
रिवर्स हो जाता है। अच्छा जी, तो बेटा टाइम पीरियड गिवन है, हमें के भी नहीं पता और हमें मास भी नहीं पता, लेकिन हाँ मास और के का रेशो हमें पता है। तो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हम इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कर लूँ m अपॉन के लिए, तो m तो यहीं पर है, k नीचे आ जाएगा, m अपॉन के किसके बराबर हो जाएगा, g अपॉन x के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ताकि वैल्यू हम यहाँ रख दें और वो g अपॉन एक्स की शक्ल में आ जाए, क्योंकि हमें x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने टाइम पीरियड का फार्मूला लगाया, मुझे टाइम पीरियड के फार्मूले से x नहीं मिल रहा था। टाइम पीरियड के फार्मूले में मास भी नहीं पता और k भी नहीं पता, तो कैसे फाइंड करूँगा? तो हमने किया क्या कि पूरा उस m अपॉन k की वैल्यू g अपॉन x के बराबर थी, वो रख दी यहाँ पर। ठीक है जी, रख देते हैं। तो क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g अपॉन x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में एज इट इज़ आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब सवाल ये है कि बेटा फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है x। तो x तो रूट के अंदर है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा डायरेक्ट कर दूँ मैं, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर जी अपॉन एक्स। तो फाइनली हमारे पास टी स्क्वायर एक्स वहाँ चला जाएगा, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा जी अपॉन एक्स। तो x यहाँ चला जाएगा और टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर जी अपॉन टी स्क्वायर। इनमें आप लोग वैल्यूज रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स पे सॉरी एक्स, आपका आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर या तकरीबन 6.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वैल्यूज़ रख लेंगे, वैल्यूज़ रखूँगा तो बेटा टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा न्यूमेरिकल? हाँ जी, ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर या 0.062 मीटर आंसर आ रहा है। आगे बढ़ें। जी सर। जी आयशा। जी सर, आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, बोल रही हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा जी, तो एक्स हो गया हमारा, दूसरा देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल पिक्चर सेम ऊपर वाला ही है, लेकिन बस में किया क्या इन्होंने, इसमें उन्होंने देख रहे हैं डिस्टेंस दे दिया है जो आपने यहाँ मालूम किया है 6 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है कि बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सर इस पर डायरेक्ट टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा क्या? हाँ, लेकिन आपको वही मास भी नहीं पता और के भी नहीं पता, तो एम अपॉन के की जगह आपको यही काम करना पड़ेगा जो यहाँ किया था। ठीक है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट करा देता हूँ। तो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है, आपको x गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.06 मीटर हो जाएगा, ये बात तो पता है सबको। फिर कहने टाइम पीरियड बताइए, तो वर्टिकली हैंग हुआ हुआ है तो उसका मास वेट के बराबर हो जाएगा और वेट बराबर हो जाएगा kx के,
और के अपॉन एम किसके बराबर हो जाएगा, जी अपॉन एक्स के। इसकी वैल्यू जब हम टाइम पीरियड में रखेंगे तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप सारी वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5.5 सेकेंड। कुछ क्लियर हुई बात या कराऊँ? नहीं सर, क्लियर है। ये आसान है, बल्कि ये मुश्किल था। इसमें हमें एक्स निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग की। ये तो बना बनाया डायरेक्ट हो गया, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लाइबा जी सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। ये आसान है। बड़ा कर देते हैं, वही नहीं है चीज़। हाँ बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं, एक बॉडी है जिसका 0.5 kg मास अटैच है, स्प्रिंग से डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से फिर रिलीज़ कर दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पता नहीं, तो बहुत ही आसान है। तो बेटा क्या गिवन है, मास गिवन है और के गिवन है। इनकी वैल्यू अब आप याद करें, मुझे बताइए कितनी आ रही है, मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने वैल्यू, मास गिवन है और के गिवन है। अच्छा जी, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा ये भी स्प्रिंग मास का ही न्यूमेरिकल है, आपने पढ़ लिया इसको। मास गिवन है आपको और के गिवन है। ज़रा वैल्यूज़ बताइए इनकी क्या थी। मास सर 0.5 kg है। ठीक है जी, और ये कितना है, 50 50 न्यूटन पर न्यूटन। मीटर। 15 न्यूटन। और कह रहे हैं टाइम पीरियड बताइए और फ्रीक्वेंसी बताइए। तो सर इसमें फिर डायरेक्ट कौन से फार्मूला लग जाएगा? इसमें डायरेक्ट ही रहेगा। फॉर टाइम पीरियड आपको पता है ठीक किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम ओवर के। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम पीरियड आ जाएगा सेकंड में। फिर फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी बेटा, फॉर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/टाइम पीरियड। मतलब सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा सर। जी, ये आसान न्यूमेरिकल। आगे बढ़ें। सर 1 मिनट। एक मिनट देख लीजिए आप लोग इसे दोबारा। टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्लियर है? जी सर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहे हैं बेटा, अ मास एट द एंड ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा न्यूमेरिकल है भाई, स्प्रिंग का जिक्र आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग मास का न्यूमेरिकल है। एक मास जो है वो स्प्रिंग ऑसिलेट हो रहा है मोशन से, पीरियड कितना है इसका। लाइबा आप बताएं इसका डेटा मुझे बेटा। लाइबा डेटा सर लिखवाएं। टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड। जी शाबाश। तो क्या लिखूँ यहाँ पर, t = 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4। और सर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 4.0 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, फाइंड क्या करना है। सर फाइन हमें इसकी फ्रीक्वेंसी। एक्सप्रेशन करना है ना, ये लिखा हुआ तो है। ठीक है जी, क्या फाइंड करना है। जी सर वो सॉरी एक्सेलरेशन सर। हाँ, यहाँ कुछ कन्वर्ट करना होगा, बताइए किसको कन्वर्ट करना होगा। 4 सेंटीमीटर में मीटर में कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड होकर 0.04 मीटर। सर 0.04 हो जाएगा। ये फाइंड आउट करना है। तो स्प्रिंग मास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड की क्वेश्चन लगानी पड़ेगी, आप कुछ ना कुछ मिलेगा उससे।
माइनस के अपॉन एम एक्स इससे के और मिल एम। जाएगा आपको, इससे कौन मिलेगा, के मिलेगा। हाँ, के अपॉन एम मिलेगा, क्योंकि मास भी नहीं गिवन ना यहाँ पे। हाँ, मास भी नहीं गिवन। तो एक्सलेशन किसके बराबर होता है इसमें? माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। फॉर ए आपको पता है कि ए बराबर होता है के अपॉन एम इंटू एक्स। मैं नेगेटिव साइन अगर नहीं भी लगाऊँ चल जाता है, न्यूमेरिकल में एक्सेप्टेबल है। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता, ये पता है। ये चीज़ कौन प्रोवाइड करेगा मुझे? टाइम पीरियड। 40 टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के है। क्या है? एम अपॉन के। हमें क्या चाहिए? के अपॉन एम। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको आखिर में क्या कर लेंगे? उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा मुझे क्या करूँ यहाँ पर? टाइम पीरियड पता है, वैल्यूज रख दें। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है? स्क्वायरिंग कर लें पहले। क्या करें बताएं? सर स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग होगी। स्क्वायरिंग कर ली हमने, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के। मुझे क्या चाहिए? के अपॉन एम। तो एम अपॉन के की क्या करनी पड़ेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। के वहाँ चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया? के अपॉन एम बराबर हो गया टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के। फिर के अपॉन एम किसके बराबर हो गया? 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के। इनकी वैल्यूज़ रखिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। टी 0.4 है, पाई की वैल्यू 3.142 होती है। या डायरेक्ट इसको यहाँ रख दें चाहें तो ए किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 4 पाई स्क्वायर एक्स अपॉन टी स्क्वायर। और से देखें तो चैप्टर 4 का फॉर्मूला बन चुका है एक्सप्रेशन का। सारे फॉर्मूले सेम ही होते हैं, बस यहाँ पे रेडियस कहते हैं, यहाँ पे एक्स कह दिया गया। हाँ भाई, आ जाएगा आंसर एक्सप्रेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। जी सर। ये न्यूमेरिकल आप लोग क्लास के बाद खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं वैल्यूज़ नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसको कंप्लीट खुद करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा जी सर। छठा भी बेटा पहले के साथ हमारा हो चुका है। और जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं पहले। 8 कराने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन निकालना था, हमने 8 ही किया अभी। यहाँ पे टाइम पीरियड भी 0.4 था, 4 सेंटीमीटर, 0.44 सेंटीमीटर। तो 8 के साथ 4 भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, कर सकते हैं या मैं कराऊँ? नहीं, 7 और 5 सेम है, तो मैं 5 करा दूंगा तो 7 आप लोग कर लेंगे। 5 और 7 सेम है। तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा जो है वो किसका है? 5 का है। तो मैं 5 करा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क बेटा ये है कि इसमें आपको स्प्रिंग कांस्टेंट भी मालूम करना था, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। ये बस इतना इन्होंने आसान कर दिया आपके ऊपर। चलें आते हैं 5 पर, ताकि कहानी ख़त्म हो जल्दी से इसकी। देखें मैंने यहाँ हिंट्स के तौर पे फार्मूले भी लिख दिए। 3 फार्मूले लेंगे, टाइम पीरियड, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ एक्स नॉट। अच्छा जी, चलें 5 से पहले मैं ज़रा फार्मूले लिख देता हूँ एक मरतबा, ताकि आप लोग को मसला ना हो। देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी आती है। क्या आती है? टोटल एनर्जी। टोटल। तो
टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। और टोटल एनर्जी का फाइनल फार्मूला क्या है, के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये दोनों टोटल एनर्जी के न्यूमेरिक फार्मूला। और टाइम का फार्मूला क्या है, 2 m/m के। क्लियर है बात? चलिए अब डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज 7। मैं 5 कराऊंगा, 7 आप लोग खुद करेंगे। अच्छा जी, तो इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं, देखें 2004 के बाद फिर कभी नहीं आया, ये इतना मुश्किल नहीं देते न्यूमेरिकल। बहरहाल द टाइम पीरियड ऑफ अ मास अटैच विद स्प्रिंग। अटैच विद स्प्रिंग समझ के ही मेरे जहन में आ गया किसका न्यूमेरिकल है, स्प्रिंग मास सिस्टम का। मास कितना है बेटा, बताइएगा आप लोग मुझे। मास है 25 ग्राम। किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 25 डायरेक्ट ग्राम। बताएं। डिवाइड बाय 1000 यानी 0.0 0.025। 3 0 जाएंगे ना यहाँ से, 1 2 3 यहाँ के। अच्छा जी आगे बढ़ें। फिर क्या कह रहे हैं, वाइब्रेट स्मूथली हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी हॉरिजॉन्टल का न्यूमेरिकल है, वर्टिकल का नहीं है। व्हेन डिस्प्लेस 10 सेंटीमीटर, क्या आगे में नहीं है जी, क्या के में नहीं है, सही है। एक्स के बिना डिस्प्लेस एक्स के बिना है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में बताएं कितना होगा, डायरेक्ट 0.1। 0.1। हाँ ठीक है, डायरेक्ट जल्दी क्या करें। राइट टू द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है जी। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कितना है बेटा, 1.57। तो ये क्या गिवन है, टाइम पीरियड कितना है इसका, 1.57 सेकेंड। एंड वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0.4। 0.4 मीटर पर सेकेंड। पहला न्यूमेरिकल, इसमें वेलोसिटी दे देना है। डिटरमाइन करना है स्प्रिंग कांस्टेंट, टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड। क्या बताना है, पार्ट ए में के बताना है, पार्ट बी में टोटल एनर्जी बतानी है, और सी में क्या बताना है, एक्स नॉट। क्लियर है? जी सर। तो डेटा मैंने जी इसका सर। बेटा बना दिया है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फंडामेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। ये 3 फार्मूले अप्लाई होंगे। तो बेटा के भी, टाइम भी पता है, के नहीं पता, मास पता है, तो टाइम पीरियड से क्या निकल आएगा, के निकल आएगा। फॉर के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k। m/k। यहाँ से के निकल आएगा। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हो गया t², 4π² m/k। के को वहाँ भेज दिया तो के बराबर आ गया 4π² m/t²। वैल्यूज़ रख लेंगे, आपके पास के का आंसर आ जाए। चलें भाई, के की कहानी तो ख़त्म हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, टोटल एनर्जी बताइए। अच्छा जी, टोटल एनर्जी के 2 फार्मूले हैं फॉर टोटल एनर्जी। एक फार्मूला क्या है कि के ई और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दीजिए भाई, आपकी जान छूट जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आता है यहाँ पर, kx² डिवाइड बाई 2। यहाँ मैंने वेलोसिटी क्यों लगाई, आप कहेंगे सर वेलोसिटी की वैल्यू क्यों नहीं रखी, बेटा वेलोसिटी गिवन है तो मैं क्यों उसको ओमेगा, एक्स नॉट और एक्स की शक्ल में रखूँ, मैं अपना काम आसान नहीं कर लूँ। तो यहाँ से आपके पास आपकी एनर्जी आ जाएगी। मास भी पता है, वी भी पता है, के यहाँ से पता चल जाएगा, एक्स भी पता है, एनर्जी आ जाएगी।
ज़रा इसको कैलकुलेट करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले के बताइए, के की वैल्यू क्या आ रही है, मुझे डायरेक्ट आंसर बताएं। कैलकुलेटर उठाइए और आंसर बताइए। न्यूटन पर मीटर। जीरो पॉइंट फोर, एक मिनट सर। जीरो पॉइंट थ्री नाइन न्यूटन पर मीटर, 0.4 और राउंड ऑफ करके जाएगा। 0.4 आ रही है। जी। एनर्जी बताइए क्या आ रही है। रखिए पूरा हाफ mv²। दोनों हाफ से डिवाइडर तो हाफ कर दिया। मास कितना है 0.025। वेलोसिटी कितनी है 0.4 का स्क्वायर प्लस किया के कितना आ रहा है 0.4। एक्स कितना है 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो बेटा एनर्जी आ जाएगी आपके पास जूल में। जी बेटा। तो एनर्जी आ जाएगी तकरीबन हमारे पास 0.004 जूल। चेक कीजिए, यही आ रहा है आंसर। फोर एक्सपोनेंट माइनस 6। एक्सपोनेंट -6 आ रहा है। जी सर। -6 सर एक मैं आपको दोबारा करके बताती हूँ। -6 क्यों आ रहा है बेटा 0.4 के स्क्वायर है तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे इसके ऊपर। एक मरतबा दोबारा ट्राई करें आप। वरना ये आंसर शायद पे गलत लिखा हुआ होगा। फोर एक्सपोनेंट -3। हाँ तो 0.004 जी सर, हो गया ना। ठीक है जी। तो बेटा कैट के की वैल्यू आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। अब तीसरा रह गया एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। एम्पलीट्यूड किन किन फार्मूले में आ रहा होता है। देखिए एम्पलीट्यूड इस फार्मूले में आता है। पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आ रहा होता। सही, टोटल एनर्जी वाली मेरे हाथ से ज़्यादा सही रहेगी। यही बात मैं कह रहा हूँ। तो इस न्यूमेरिकल में टोटल एनर्जी का फार्मूला 2 दफ़ा लगता है। एक मरतबा इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और एक मरतबा इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हम आखिर में इसका बस यही फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। तो फॉर एक्स नॉट ई बराबर किसके है के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के। तो बेटा एक्स नॉट निकालना है, 2 वहाँ चला जाएगा। 2e बराबर हो गया के एक्स नॉट स्क्वायर। तो 2e अपॉन के किसके बराबर हो गया एक्स नॉट स्क्वायर के। हमें एक्स नॉट चाहिए तो रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पे क्या हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2e अपॉन के। तो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी। बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। के कितना था 0.4 और 0.04।
है 0.141 0.141 0.141 मीटर। क्लियर है भाई? तो बेटा आज हमने जी सर। ऑसिलेशन का टॉपिक पूरा पढ़ भी लिया, हमारा पूरा कवर हो गया है ये टॉपिक। और हमने सिंपल उसके स्प्रिंग मास सिस्टम के तकरीबन जो 8 न्यूमेरिकल हैं वो भी कर लिए सारे। अब कल मैं आपको सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल करा के फिर मैं वेव्स इसका टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है सर। सही है? ये चैप्टर बहुत ठीक है जल्दी हो सर। जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल इसमें आपको पता है बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी चैप्टर में है। कोशिश करूँगा कि मैं सारे करा दूँ आपको, वरना जो मैक्सिमम आते हैं वो मैं करा ही दूँगा आपको। ठीक है सर। ठीक है जी, तो आज की क्लास समझ में आई आप लोगों को? कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी सर। नहीं सर। चलें, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर। आयशा, आप ज़रा रुकिएगा, मुझे बात करनी है आपसे। चलिए गए आयशा। अल्लाह।